जी हाँ विद्यार्थियों, आज हम सामुदायिक गणित या कम्युनिटी मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे, जो आपके DE 105 पेपर का पहली यूनिट का एक भाग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी अवधारणा। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहते हुए एक दूसरे के परस्पर सहयोग पर जीवन यापन करता है, विभिन्न प्रकार के लेन देन करता है, व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो इन सभी कामों के लिए उसे गणित की आवश्यकता होती है। हमारे संसार में जितनी भी खोजें हुई हैं विज्ञान से संबंधित, उन सभी का आधार जो है वह गणित ही है। जैसे हमने हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 4.25 लाख किलोमीटर है, या सूर्य की दूरी, सूर्य से प्रकाश आने में कितना समय लगता है, पृथ्वी की परिक्रमण क्या है, हमारी पृथ्वी पर जो हवाएं चलती हैं वो क्या है, उनकी गति क्या है, इन सभी को जानने के लिए हमें गणित की ही आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे सामाजिक कार्यों को करने के लिए निश्चित रूप से गणित की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं इसकी विषय वस्तु, अर्थात सामाजिक जीवन जीते जीते प्रत्येक मानव एक दूसरे के सहयोग करता है, तो उसके रूप में जो गणित निकलकर सामने आता है उसे ही हम सामुदायिक गणित की श्रेणी में रखते हैं, या उसे हम सामुदायिक गणित कहते हैं। इसके प्रथम बिंदु है सामुदायिक गणित, यानी गणित और नैतिक मूल्य। यानी जो गणित एक ऐसा विषय है जो बच्चों में नैतिकता का प्रवाह करता है, क्योंकि गणित पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति तर्क शक्ति उसमें विकसित हो जाती है, यानी तर्कशील होता है, कर्तव्य निष्ठ होता है, समय का पाबंद होता है और सत्यता के साथ रहता है, झूठे आडंबर में नहीं फंसता है, हर बात को तर्क के आधार पर प्रमाणित करने के बाद ही उसको स्वीकार करता है। तो उसके अंदर ईमानदारी आ जाती है और उसके अंदर अनुशासनहीनता नहीं आती, क्योंकि गणित के जो समस्याएं हल करते समय उसको पता चल जाता है कि यदि हम किसी समस्या को हल करते समय थोड़ी सी त्रुटि कर देते हैं, कोई स्टेप छोड़ देते हैं, तो हमारा परिणाम बदल जाता है। तो उसके जीवन में भी अनुशासनात्मक गतिविधियां पनप जाती हैं। और हम दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं, एक महान दार्शनिक डटन थे, उन्होंने गणित के बारे में यही बताया कि गणित पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी तर्कशील होगा और वह विभिन्न प्रकार के जो आडंबर हैं उनको नहीं करेगा। यदि कोई आडंबर, झूठ या गप्पे मारता है, वह ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है जिसने गणित का प्रशिक्षण नहीं लिया हो। जिसने गणित का प्रशिक्षण लिया है वह निश्चित रूप से ईमानदार होगा और समय समय पर अपने कार्यों में ही ध्यान देगा, व्यर्थ की बातों में ध्यान नहीं देगा। तो जो गणित है वह बच्चे के अंदर नैतिकता का प्रवाह करता है, यानी नैतिकता उसमें बनाए रखता है। दूसरा बिंदु है सांस्कृतिक मूल्य और गणित। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और उसके समाज की कुछ अलग ही विशेषताएं होती हैं, यानी उनके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। और किसी भी देश की संस्कृति का उत्थान या उसकी पृष्ठभूमि को हम उसके निवासियों की जो संस्कृतियां हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनके आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनके सामाजिक संगठन हैं, उसके ऊपर ही निर्भर करती है। और किसी भी संस्कृति को उत्थान के लिए उसके जो नागरिक हैं, जब तक गणित में पारंगत नहीं होंगे तब तक संस्कृति का विकास संभव नहीं है। क्योंकि गणित ही एक ऐसा विषय है जिससे हम कलात्मक रूप से कुछ इनोवेशन कर सकते हैं या वैज्ञानिक रूप से इनोवेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें गणित की आवश्यकता होगी ही होगी। अगला है जीविकोपार्जन मूल्य और गणित। जीविकोपार्जन मूल्य से तात्पर्य है कि जैसे समाज में हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय को करने के लिए हमें गणित आना चाहिए। तो गणित एक ऐसा विषय है जिससे हम हमारे व्यवसाय को उन्नत बना सकते हैं। या ये हम कहें कि हमारा जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें भी गणित विषय एक अलग ही भूमिका निभाता है। यानी गणित को जानने वाला जो अध्यापक होता है उसकी समाज में एक अलग ही भूमिका होती है। तो जीविकोपार्जन में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी व्यवसाय बिना गणित के हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि गणित की उस व्यवसाय में आवश्यकता होगी। मनोवैज्ञानिक मूल्य और गणित। मनोवैज्ञानिक मूल्य अर्थात कोई भी व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से निश्चित रूप से सुदृढ़ होगा यदि वह गणित में पारंगत है। आपने देखा होगा जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो गणित जिसको अच्छा आता है वह रीजनिंग के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से प्रबल होगा यदि वह गणित में पारंगत है। वह निश्चित रूप से समाज में जो बुराइयां हैं
उनके प्रति आसक्त नहीं होगा, वह एक सत्यता के साथ रहेगा, तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी वह सुदृढ़ होगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य और गणित, यानी जो गणित का ज्ञाता है, जिसको गणित आता है, वह निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके अंदर प्रबल होगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी घटना जब हमारे समाज में घटित होती है, हमारे आमने सामने घटित होती है, तो उस घटना को हम वैज्ञानिकों की तरह देखते हैं, उस घटना के पीछे होने वाले कारणों को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला बिंदु है समस्या क्या है, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है। कोई घटना घटित हुई है तो उसकी समस्या क्या है, कोई समस्या उसको दी गई है, उसको हल करने से पहले वह ये देखेगा कि वह समस्या है क्या। दूसरा बिंदु है क्या ज्ञात करना है तथा उसके क्या उद्देश्य हैं, यानी समस्या है तो हमें उस समस्या में से क्या ज्ञात करना है और उसका हमारा उद्देश्य क्या है। जब तक उद्देश्य नहीं है तब तक हम उस पर कार्य नहीं करते। तीसरा बिंदु है समस्या पर चिंतन करना, फिर वह उस समस्या पर चिंतन करता है कि इसको कैसे हल किया जाएगा, और कोई भी समस्या हल करने के पहले वो कल्पना करता है, उपकल्पना करता है, फिर उसके सत्यता की जाँच करता है। चौथा बिंदु है प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जाँच करना। जो उसे परिणाम प्राप्त होते हैं वह विभिन्न परिस्थितियों में उस परिणामों की जांच करता है कि वास्तव में हमने जो परिणाम निकाले हैं वो सही है नहीं। जैसे हम हमारे मैथमेटिक्स में थ्योरम्स पढ़ते हैं, तो थ्योरम्स को पढ़ने के बाद फिर उसका विलोम भी पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि दोनों तरह से वह प्रमाणित किया जा सके। अगला है जो परिणाम सही सिद्ध होते हैं उन्हें नियम मान लेना, और जो परिणाम सही सिद्ध हो जाते हैं उनको हम नियम मान लेते हैं। जैसे त्रिभुज के 3 कोण हैं, उनका योग 180 होता है, तो सबसे पहले क्या है कि उनके योग जो कोण है उनको मापा जाता है, मापने के बाद फिर जोड़ा जाता है, तो 180 होता है, तो हम 180 ही उसको मान लेते हैं और हर परिस्थिति में उसको लेके चलते हैं। समाज और गणित, हमारा समाज का गणित में क्या महत्व है, तो हमारे समाज में जो भी गतिविधियां हैं वह गणित पर ही आधारित है। बिना गणित के हमारा समाज उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि समाज में जो लेन देन है, आपस में लेन देन है या हमें और भी काम करने हैं, उन सभी के लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है। कहीं जाना है, दूरी की ज़रूरत है, तो वहाँ भी गणित की आवश्यकता है। जब हम सुबह उठते हैं तब भी हम गणित देखते हैं, तो हमें गणित की ही गणनाओं की आवश्यकता होती है। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि जो हमारा सामुदायिक गणित है, हमारे समाज में जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे लेन देन, व्यवसाय या एक दूसरे से कहीं आना जाना, उन सभी चीज़ों के लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है। तो इस रूप में हमें जो गणित सामने आता है उसी को हम सामुदायिक गणित के रूप में जानते हैं। तो आज हमने सामुदायिक गणित के रूप में जाना, उसके बारे में जाना। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे अगली यूनिट यानी जो दूसरी यूनिट है हमारे इस विषय की, उसके साथ फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।